सर। हाँ बेटा बोलिए। सार्थक बोलिए बेटा। 13 फेब को है, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट फॉर सर एग्जाम्स। एग्जाम सर डेट। एग्जाम में हाँ सर मेरा 14 उसको है फेब को। ओके गुड। और सर यहाँ पे सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। सिलेबस शुरू कब हुआ था ये भी तो देखो। तो सर स्कूल में भी तो नहीं हुआ सर। अब स्कूल वाले यार स्कूल जाने, हम तो नॉर्मल स्टैंडर्ड से बता रहे हैं। ये जो कब आज वाली कब शुरू क्लास हुआ है है आपका? इसके लिए कल वाली क्लास देखनी थी। दिसंबर 12 एब्सेंट था। मार्च में है एग्जाम भाई। ऋषिका का एग्जाम मार्च में है और किसका, मुस्कान का 13 फेब को है। हाँ डोंट क्रॉस योर लिमिट। सर ये 13 फेब जिनका है जो दिल्ली से है ना उनका। ये तो नहीं। दिल्ली वाली सर 14 दिल्ली वाली सर लड़कियों का उत्तराखंड में 14 फेब तक का खत्म। गुड गुड बढ़िया। उसके बाद जो है इस साल वेकेशन ज्यादा नहीं बनाना है। इस साल अपने किताबों से प्यार करना है, अपने जेएमएस के सिलेबस के क्वेश्चंस लगाना है। इस साल का आपका ये टास्क रहेगा। मेरे पास तुम लोग रहते ना, छड़ी से मार मार के तुम लोग को पढ़ाता और मस्ती कर सर करके। सर मेरे मामा भी ऐसे है सर। चलो इतने बस मारते बस। सर, मारते भी बहुत है, प्यार भी बहुत करते हैं सर पढ़ाने के लिए। हाँ सर बहुत सारी तो बुक ला के दे रखी है मेरे को सर। बस पढ़, कुछ और मत कर, बस पढ़ाई के अलावा कुछ मत कर। चल अल्फा कौन सी जनरेशन है तुम लोग? जेड जनरेशन हो ना तुम लोग? अल्फा अल्फा सर, हम अल्फा। अल्फा। यस सर, रेड जनरेशन। सर वी आर द लेजेंडरी जनरेशन। हाँ अमर, अगर अब तुमने बदतमीजी दोबारा की ना बेटा, लास्ट तुमको वार्निंग दे रहा हूँ। सर अमर लास्ट को माइक ऑफ कर दे। सर मैं सब कर रहा माइक हूँ ऑफ कर अपना दो उसका। सर मैं कर रहा हूँ अपना माइक बंद, आप बोलोगे। तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ उमर, ठीक है? मैं इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं करता हूँ, तुम ज्यादा फ्रैंक इतना नहीं हो जाओ। जितना तुमको क्लास में समझाया जा रहा है, जितना लिमिट बताया जा रहा है, उसी लिमिट तक रहो, वरना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ब्लॉक करने में। एक बार समझा दिया, एक बार में समझ जाओ। ना मैं तुम्हारा बुरा चाह रहा हूँ, ना मैं तुम्हें खराबी चाह रहा हूँ, ना तुमको मैं डांटना चाह रहा हूँ, ठीक है? तुमको ये नहीं लगे कि सर के साथ मजाक कर ले रहे हैं या सर रिस्पॉन्ड कर दे रहा है तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बात करो। वैसा वैसा शायद तुमको लग रहा होगा, वो नहीं। मैं फिजिकल क्लास में किसी की आवाज नहीं आने देता हूँ जब तक मैं अलाउ ना करूँ। ये बात तुम लोग समझ लो। आवाज नहीं आए दोबारा, इस तरीके की बदतमीजी की आवाज नहीं आए, वरना मैं ना सिर्फ यहाँ से ब्लॉक करवाऊंगा, हर जगह से ब्लॉक करवा दूंगा। पढ़ाई भी करते हो, पढ़ाई से अच्छे से करो। हाँ बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। हाँ नहीं नहीं, ये अमर थोड़ा सा तुम लिमिट में रहो। तुमको थोड़ा बहुत मैंने हंसी मजाक में इन्वॉल्व कर लिया, इसका मतलब ये मत समझो कि तुम कुछ भी बोल दोगे। आप एक स्टूडेंट की कैटेगरी पे हो, स्टूडेंट की कैटेगरी पे रहो, क्लास के टिकट्स में रहो। तुमको 3-4 बार बता चुकी हैं। दोबारा अगर जरा सी भी आवाज आई ना, सीधे सीधे तुमको क्लास से बाहर निकलेंगे। बात समझ में आ रही है तुमको? रिस्पॉन्ड करो। होना होना नहीं चाहिए दोबारा, इतना बता दे रहे हैं। मजाक मत समझ रखो यहाँ पे कि कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, तुमसे बहुत सीनियर आदमी है। तो उस लिमिट के हिसाब से, उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे रहना पड़ेगा तुमको। नहीं रहना है, निकल जाओ यहाँ से। रहना है अच्छे से, ढंग से, प्यार से रहो। हंसी मजाक एक लिमिट तक करो। दोबारा होना नहीं चाहिए। दोबारा अगर कभी भी हो गया ना, दिखाने में ज्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा। एक भी आवाज आनी नहीं चाहिए। नहीं बाकी लोग का नहीं बेटा, बाकी लोग का तो ठीक है। जब तक मैं अलाउ कर रहा हूँ, जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, तब तक ठीक है। इधर उधर की आलतू फालतू बात एक भी आनी नहीं चाहिए। क्लास है, क्लास की तरह रहना है, क्लास की तरह रखना है। हमारे गली मोहल्ले का खेल कूद वाला प्लेग्राउंड नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। नहीं, यहाँ पे कोई उस तरीके का पर्सन है कि जो भी बोलते जाओगे बर्दाश्त करते जाएगा। ये तो बेवकूफ टाइप का आदमी है। समझ के होश में रह करके रखो यहाँ पे।
अपनी बदतमीजी अपने तक रखो। चलो शुरू करते हैं क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नूमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। आनी नहीं चाहिए आवाज। जोक में मत लो मुझे, तुम लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा हंसी मजाक में रिस्पॉन्ड कर ले रहे हैं तो सर को जोक में ले लिए थे। कोई बात नहीं, हम भी बदतमीजी बदमाशी करते थे लेकिन टीचर की डिसरिस्पेक्ट या क्लास की टिकट नहीं करते थे। अपने ऊपर अपना मजाक उड़ाते थे, ना क्लास की एटिकेट बर्बाद करते थे, ना क्लास में किसी तरीके की अनसिविलाइज्ड और अनपॉलिटिकल हरकत करते थे। चलो बात करेंगे आज हम लेक्चर नंबर 4, टॉपिक स्प्रिंग होगा। 11 फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर करेंगे। आज की डेट और 24/1/2025। हाँ बस 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 ठीक है, अब जाने दो। आज का टॉपिक होगा स्प्रिंग, कंस्ट्रेंट मोशन एंड लिफ्ट। रिकॉल कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था और स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ाया था। स्प्रिंग फोर्स की बात करूं मैं तो अगर कोई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो उसका एक्स जो होता है वो 0 होता है, लेकिन अगर कोई स्प्रिंग किसी ऑब्जेक्ट के साथ हैंग कर रही है या किसी फोर्स के साथ वो एक्सटेंडेड है, उस पर कोई अप्लाई फोर्स किया जा रहा है एम मास के फोर्स के साथ, तो आपको बताना है कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर ये सिस्टम रेस्ट में है और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, तो आपको इक्वेशन बताना होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। क्या इक्वेशन होगी? आपको सारे फोर्सेस इस पर अप्लाई करते होंगे। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बेटा इस पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, mg, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर? इंटरपोलेशन d, हाँ, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और अपवर्ड डायरेक्शन में ks लग रहा है। अब चूंकि बॉडी मोशन में नहीं है बेटा, तो क्या लगेगा? न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगेगा? kx equals to mg। हाँ, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। वेरी गुड, शाबाश, ये आपको पता है। और ये आपने रिकॉल टेस्ट में एक ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपने कर रखा था, इसमें दोबारा से कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। तो रिकॉल टेस्ट में अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, ये बताओ कि रिकॉल टेस्ट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि अगर कोई एक स्प्रिंग है हमारे पास और उस या एक हमारे पास पुली है हमारे पास, और उस पुली की अगर हम बात करें, उस पुली की अगर हम बात करें, उस पुली में अगर हम उस पुली में बात करें या एक काम करें कि एक पुली पर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक रस्सी जो है दो साइड से, रस्सी जो है एक दो साइड से हैंग कर रही है और पुली जो है वो पुली जो है वो ऊपर साइड से फिक्स्ड है, कंस्ट्रेन्ड है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो आपको पता है कि क्या कंडीशन लगेगी। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे पुली है और यहाँ पे ऊपर से फिक्स्ड है और रस्सी यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है, और इस रस्सी में दो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रुके हुए हैं, ये भी 1 किलोग्राम का और ये भी 1 किलोग्राम का रेस्ट पर ऑब्जेक्ट लगा, तो जाहिर सी बात है इसमें टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन टी होगा। यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा? इस वाली रस्सी में 2t हो जाएगा। ये पता है आपको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमारा कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। इस कंस्ट्रेंट मोशन में अगर आप ध्यान दोगे तो ऑब्जेक्ट ए है और उससे एक रस्सी कनेक्टेड है और दूसरी और पुली से दूसरे साइड ओवर जाकर के दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि 5 किलोग्राम का है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ 5 किलोग्राम का कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट रस्सी से, और ये जो पुली है वो क्या है? ग्राउंडेड है। ये पुली जो है कनेक्टेड है, मूव नहीं कर रही। अब कंस्ट्रेंट मोशन में आपको पढ़ाया था मैंने कि बेटा dl1/dt प्लस dl2/dt जो होता है वो 0 होता है। अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हैंग कर रहा है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड जा रहा है।
और जो 5 किलोग्राम वाला है उस दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? नो सर। सर विजिबल है। विजिबल तो है बेटा। विजिबल है सर। सर विजिबल है। हाँ। अब आपको ये बताना है बेटा कि अगर ये 5 किलोग्राम की स्पीड से जा रही है ऊपर, ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी स्पीड से जा रहा है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट एक कितनी स्पीड से जा रहा है, अगर 5 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है 12 की स्पीड से। ऐसे कॉन्सेप्ट में करना क्या है, हमें नहीं पता कि ये किस स्पीड से जाएगा, लेकिन हमें पता है कि जब इस पे टेंशन लगेगा तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा ग्राउंड पर, करेक्ट? यस सर। यस सर। कितनी स्पीड से करेगा नहीं पता, हमने बोलिया वीए स्पीड से करेगा। और जब ये वीए स्पीड से कर रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन से वीए स्पीड करने वाला ब्लॉक रस्सी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम 60 डिग्री बना रहा है। अब जहां नहीं समझ में है बोलना फौरन। अब कंस्ट्रेंट मोशन लगाएंगे, रस्सी के कितने सेक्शन बांट दूं मैं? 2। कौन कौन से? ये वाला सेक्शन का क्या नाम दे दूं? L1 L1 और ये वाले सेक्शन का क्या नाम दे दूं? L2 अब सेक्शन के एंड्स पर पॉइंट देते हैं, 1.1 यहाँ हो गया और 1.2 यहाँ हो गया, 1.3 L2 के एंड पर हो गया और एक दूसरा पॉइंट L2 के एंड पर 0.4 हो गया। अब अगर आप ध्यान दो कि ये पॉइंट है किस पर, ब्लॉक ए पर है। ब्लॉक ए मूव किधर कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे कि पॉइंट है ब्लॉक पर, ब्लॉक मूव कर रहा है वीए वेलोसिटी से राइट साइड में। अच्छा भाई ठीक है, तो जो पॉइंट 1 होगा वो ब्लॉक के साथ साथ वो भी मूव करेगा वीए वेलोसिटी से राइट साइड में, और रस्सी यहां पर ब्लॉक से कनेक्टेड है कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। तो जब ये पॉइंट 1 जिसको मैंने क्रॉस कर रखा है, मार्क कर रखा है, पॉइंट 1 मूव करेगा राइट साइड में बेटा, तो उसके मूव करने से मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि रस्सी की लेंथ इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, क्या करेगी। तो मैं क्या करता हूं कि जो इस पॉइंट 1 की वेलोसिटी है एक्चुअल, इसका रस्सी के अलोंग एक कंपोनेंट ले लेता हूं। कैसे कंपोनेंट लेंगे भाई? ये रस्सी है, पॉइंट 1 जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है वीए वेलोसिटी से, और पॉइंट 1 जो है वो रस्सी के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका रस्सी के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा? VA cos theta ये cos थीटा की वैल्यू पता है 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब ये वाला जो कंपोनेंट है बेटा, ये मुझे हेल्प करेगा बताने में कि रस्सी की लेंथ को वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, L1 की लेंथ को इंक्रीज करने को टेंड करेगा कि डिक्रीज करने को टेंड करेगा। ये वाला कंपोनेंट मेरे काम का है जो बताएगा कि वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि डिक्रीज। इस वाले एक्चुअल वेलोसिटी से मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो घटाने की कोशिश करेगा कि बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, लेकिन इस कंपोनेंट से अलोंग द रस्सी, अलोंग द रोप के कंपोनेंट से मुझे समझ में आ जाएगा। अब अगर हम इस पर लगाते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट dL1/dt प्लस dL2/dt। अब L1 पे 2 सेक्शन है, 1 सेक्शन है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी आप लोगों ने बताया कि सर VA cos 60 होगा। अब ये बताओ कि अगर मैं पॉइंट 2 को फ्रीज कर दूं और बाकी 3, 4 को भी फ्रीज कर दूं और 1 का अलोंग द रस्सी कंपोनेंट जो होगा VA cos 60, वो इस L1 को घटाने की कोशिश करेगा कि बढ़ाने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि डिक्रीज करने की कोशिश करेगा? सर डिक्रीज। सर एक बार और रिपीट कर दो सर। हाँ बेटा देखो, जो पॉइंट 1 है वो एक्चुअल में राइट साइड में जा रहा है वीए स्पीड से, जो जिससे मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि रस्सी की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि डिक्रीज करने की कोशिश। तो ये वेलोसिटी मेरे काम की नहीं। तो मैंने क्या किया, इस वीए वेलोसिटी का अलोंग द रस्सी के अलोंग, रस्सी की लाइन में एक कंपोनेंट ले लिया VA cos 60। क्यों? 60 डिग्री का एंगल बना रहा था रस्सी से, तो जिससे एंगल बनाता है cos आ जाता है VA cos 60। और डायरेक्शन आप देख समझ सकते हो कि अगर ये राइट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो एरो बनेगा कंपोनेंट का, वो ऐसे फर्स्ट केस ऐसे बनेगा कि ऐसे सेकंड केस बनेगा। ये फर्स्ट केस बनेगा कंपोनेंट कि सेकंड केस बनेगा कंपोनेंट? फर्स्ट केस बनेगा। आपको पता चल रहा है कि भैया ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा और एक इसके परपेंडिकुलर बनेगा। ये तो आप लोगों को समझ में आता है ना? यस सर। यस सर। तो ये डायग्राम से, ज्योमेट्री से पता चल जाए। तो अब ये कंपोनेंट रहे। हाँ बेटा बोलिए ना। तो अब ये जो कंपोनेंट है वो मुझे हेल्प करेगा बताने में कि ये कंपोनेंट इस पॉइंट को आगे ले जाने सर VA cos 60 किसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल में है? हाँ, VA cos 60 किसके रिस्पेक्ट में है? VA की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो राइट साइड में है VA,
ठीक है, जिससे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो इंक्रीज करने की कि डिक्रीज करने की कोशिश कर, लेकिन VA का रस्सी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। क्या मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ये 0.1 जो कि ब्लॉक पर था, ब्लॉक राइट साइड में VA से जा रहा था, तो ब्लॉक पर मार्क किया हुआ पॉइंट भी VA राइट साइड में जाएगा, और इस ब्लॉक से रस्सी कनेक्टेड थी ऐसे, रस्सी को मान लो कि तुम व्हाइट कलर की रस्सी कुछ इस तरीके से कनेक्टेड। इस VA वेलोसिटी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि डिक्रीज करने की कोशिश, और ये थीटा एंगल बना रहा था, 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। ठीक है, बात सही है। अब मैं क्या करूंगा कि इस VA वेलोसिटी का जो 0.1 की वेलोसिटी राइट साइड में है, जो कि मेरे काम की नहीं है, इसका एक कंपोनेंट ले लूंगा इस रस्सी के अलोंग। और आपको पता है कि अगर कोई लाइन है जिसके साथ वो वेक्टर VA बना रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, तो इस रस्सी के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वही सेम चीज लिखोगे, कॉस लिखोगे और एंगल जितना बना रहा है वो। तो रस्सी के अलोंग कंपोनेंट VA cos 60 डिग्री आ जाएगा। ये जो कंपोनेंट आया है ये मुझे हेल्प करेगा इस चीज में, ये बताने के लिए कि रस्सी की लेंथ इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। बात समझ में आई क्या? ओके सर, ओके सर। हाँ, रस्सी के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल पे है ना? हाँ, रस्सी के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल पे, हाँ, एक्चुअल वेलोसिटी उसकी हॉरिजॉन्टल पे है और हमने उसका कंपोनेंट ले लिया है। कंपोनेंट कहीं भी किसी के भी लाइन के अलोंग ले सकते हो, जब आपका जिस भी लाइन के अलोंग मन कर सकता है ले सकते हो, उसके लाइन से एंगल पता होना चाहिए बस। अब यहाँ पर जो VA cos 60 है, आपने बताया कि सर ये VA cos 60 जो होगा, जो कंपोनेंट है इसका 0.1 की वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो इस L1 को घटाने का काम करेगा कि बढ़ाने का काम करेगा? तो ज्यादातर बच्चों ने बताया कि सर डिक्रीज करने का काम करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी लूं कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये VA cos 60 जो होगा, VA नहीं लेंगे, VA cos 60 वो कंपोनेंट जो घटाने या बढ़ाने का काम कर रहा है। एक्चुअल वाली वेलोसिटी घटाने बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, कंपोनेंट वाली वेलोसिटी घटाने बढ़ाने का काम कर रहा है। तो VA cos 60 लिख लिया मैंने। अच्छा, जो 0.2 है बेटा, क्या वो मूव कर रहा है पुली के साथ आगे पीछे? 0.2 मूव कर रहा है कि पुली वहीं फिक्स है? तो वो भी वहीं फिक्स है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0.2 की वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड, आदर्श ने बता दिया 0 हो जाएगी, क्योंकि 0.2 पुली पर है, पुली फिक्स है, तो 0.2 भी फिक्स है, कोई वेलोसिटी नहीं। अब आ जाते हैं L2 सेक्शन में, ये वाला L2 सेक्शन 0.3 पुली पर है बेटा, तो अगर पुली पर 0.3 है तो उसकी वेलोसिटी 0.3 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हाँ, अब 0.4 की बात कर रहे हैं। 0.4 ब्लॉक पर है, ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ, तो अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो 0.4 भी नीचे की तरफ जाएगा। अगर 0.4 नीचे की तरफ जाएगा तो L2 को घटाने का काम करेगा कि बढ़ाने का काम करेगा? इंक्रीज। तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लूं? पॉजिटिव। कितनी वेलोसिटी है 0.4 की? 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। इक्वल्स की जगह इक्वल्स राइट साइड में 0, बस इसको सॉल्व कर लो। इस माइनस VA cos 60 को उधर भेजोगे तो प्लस VA cos 60 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखो भैया, ये 12 इधर रह गया और VA cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। 1/2, तो 1/2 रख दिया। 2 को उधर भेज देंगे तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या आप लोगों को? यस सर। कभी वो टेढ़े मेढ़े लगा रहेगा, तो वो टेढ़ा मेढ़ा जो है उसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट पर मार्क किया हुआ पॉइंट एक्चुअल में काम नहीं आएगा, उसका वो कंपोनेंट काम आएगा जो रस्सी के अलोंग हो, जो रस्सी को घटाने या रस्सी को बढ़ाने के काम में आ रहा है। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, ऐसे करना है सर, अब। अगर हाँ बेटा, एक बार रिपीट कर दो। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अब आ रही है बेटा, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये कंस्ट्रेंट मोशन वाला कॉन्सेप्ट क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालने के लिए लगाएंगे? बिल्कुल, एक्सेलरेशन का मन करे एक्सेलरेशन पे लगा दो, और लेंथ पे मन करे डिस्प्लेसमेंट पे मन करे डिस्प्लेसमेंट पे लगा दो, वेलोसिटी पे मन करे वेलोसिटी पे लगा दो। कौन समझाएगा ये चीज? मुझे समझा तो लेना चाहिए तुम लोगों को एकम। क्या सर? कि ये जो कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट है वो वेलोसिटी पे भी लग सकता है, वो एक्सेलरेशन पे भी लग सकता है, और वो डिस्प्लेसमेंट पे भी लग सकता है। हाँ बताओ। हाँ सर, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन मतलब कि हमने बॉडी के मोशन को फिक्स कर दिया है, वो इसी डायरेक्शन में वो मोशन करेगा।
जैसे कि रस्सी की चिटकनी के, तो हमने क्या करते हैं ना कि इसमें हम मोशन फिक्स कर देते हैं कि भैया ये जो मोशन करेगा वो इसी डायरेक्शन में फिक्स करेगा, ऐसे ही फिक्स होगा, ऐसे ही मोशन होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। सर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए तो लगा लेंगे, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे यूज करेंगे? उल्टा बोल दिया बेटा तुमने। ये जो रिलेशन है ना L1 प्लस ये डिस्टेंस के ऊपर लगेगा और फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन ये L1 क्या है बेटा? ये इनिशियल पॉइंट। हाँ इसी में, हाँ इसकी लेंथ है। तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा और जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा वो 0 हो जाएगा। कि मान लो इसमें कुछ इंक्रीज हुआ है तो इसमें कुछ डिक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? कोई भी डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ पे रस्सी की लेंथ है, मान लेते हैं हम इसका वो करते हैं, शुरू में लेंथ कुछ और थी, बाद में कुछ लेंथ और कुछ और हो गई, तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा और जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। कि अगर इसमें कुछ बढ़ा भी है तो इसमें कुछ घट गया होगा, और ओवरऑल रस्सी की लेंथ ना घटती है, ओवरऑल रस्सी की लेंथ ना बढ़ती है, तो टोटल सेक्शन 1 L1 सेक्शन में जो भी इंक्रीज हुआ है और टोटल L2 सेक्शन में जो भी डिक्रीज हुआ है वो मिला करके टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट 0 हो जाएगा, और रस्सी की ओवरऑल लेंथ शुरू से लेके लास्ट तक क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 रहेगा ना? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है एक्चुअल में, हाँ कह सकते हो, हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट हाँ 0 रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक्चुअल में चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 1 है, जिसको तुम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो उसको बेटर टू से चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 1 है। और ये क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 2। तो इसी को हम दूसरे वर्ड्स में, जिसको फिजिक्स में एक तरीके से टर्म हम दे दिया है कि ये चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन की, इतना वो बढ़ गया है, तो जितना बढ़ा है वही उसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। और डेल्टा L2 में उतना वो घट गया है, जितना वो घटा है उसको हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, या L1 में बोल देंगे कि इतना वो घट गया है, तो जितना घटा है उसको हम बोल देंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और L2 में जितना बढ़ा है उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ओवरऑल जो चेंज आएगा घट बढ़ करके वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रस्सी शुरू में भी अगर वो 10 मीटर की थी तो मोशन के बीच भी 10 मीटर, मोशन के चौथे सेकंड पे भी 10 मीटर, और मोशन के आखिरी में भी 10 मीटर की रहेगी। बात समझ में आई? क्या कह रही हो तुम? लास्ट स्लाइड, कौन सा लास्ट स्लाइड? जो लास्ट क्वेश्चन किया था अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। अच्छा बेटा अभी मैं दिखा देता हूँ 10-2 मिनट। तो बस मुझे ये बताओ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं ddT ऑफ डेल्टा L1 प्लस ddT ऑफ edt ऑफ डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ प्लस वेलोसिटी, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्सेलरेशन। बस आ गया तो दूसरा आ गया। तो उल्टा जो आप बोल रहे थे सार्थक, वो एक्चुअल में इधर से होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो कभी होगा नहीं, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी भी 0, और अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन भी 0। समझ में आया सार्थक कि फिर से समझा दूं? सर मुझे समझ में आ गया सर। ये डिस्प्ले मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही ना, थोड़ा नेटवर्क इशू था। अरे बेटा, हाँ तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ सर, दिख तो रहा नहीं है कुछ। तुम ना दोबारा ज्वाइन करो लीव करके बेटा। देखो साजिया, देखो तुम लास्ट स्लाइड ये वाला है, देखो तुम ये वाला, कुछ पूछना है इसमें पूछो। ठीक है, यस सर। यस सर। चल सर एक बार आप अपना कर्सर मूव कर सकते हैं? हाँ बेटा, लो कर्सर मूव हो रहा है मेरा, मूव ही करता जा रहा हूँ मैं तो। चलो सर मैं लीव करके दोबारा आ रहा हूँ। हाँ बेटा आ जाओ, लीव करके दोबारा आ जाओ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है अ फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन, देखो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया है, आज एक रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, और आज हम हो सकता है सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एक फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है इस दोनों बॉडी के सिस्टम पर, आपको बताना है जो उनका कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है M1 और M2 का, वो बताना है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, क्या मामला है, क्या बता रहे हैं सर? कि अगर एक बॉडी जिसका मास M1 है और दूसरी बॉडी जिसका मास M2 है, अगर उस पर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स F लगाया, तो होगा क्या इस फोर्स को लगाने से कि M1 बॉडी M2 पर एक्शन फोर्स लगाएगी लो T, और
M2 बॉडी भी M1 पर सेम रिएक्शन फोर्स लगाएगी T। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये मैंने लगाया है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्शन लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर क्या लगाती है, सेम वैल्यू का रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। ये बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? यस सर। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस टी की वैल्यू निकालेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान लेंगे। अच्छा, जब इस पूरे बॉडी को सिस्टम मान लेंगे तो हम देखेंगे इस पर टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं। अब शायद आप लोगों में से कुछ लोग इसके अंदर लगने वाले एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की भी बात कर लें, तो वहां पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्सेस पर लगाते हैं। इंटरनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता। लेना देना होता है लेकिन वो ओवरऑल कट पिट करके जीरो हो जाता है। तो होगा क्या कि जब भी किसी सिस्टम पर हम फोर्सेस की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं फोर्सेस का एडिशन करते हैं, उन्हीं फोर्सेस को जोड़ करके नेट फोर्स के इक्वल रखते हैं जो बाहर से लग रहे हैं, एक्सटर्नली लग रहे हैं। अब जब मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया है तो अंदर से फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन वो इंटरनल फोर्सेस हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब इस पूरा जो ऐसे मैंने सिस्टम बनाया है ऐसे, इस वाले सिस्टम पर आप बताइए एक्सटर्नल टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो लेफ्ट साइड से एफ लग रहा है। हाँ, टोटल कितने लग रहे हैं? एक फोर्स की दो फोर्स? 1 सर एक ही दिख रहा है। टू जिसने बोला बताइए कौन कौन से फोर्सेस? सर ग्रेविटी वाला है। हाँ, वेरी गुड। हालांकि मेरे काम का नहीं है लेकिन लग तो रहा है और आपको बताना तो चाहिए। तो पूरी बॉडी का मास कितना है बेटा? m नहीं M पता प्लस है। M। इस वाले पार्ट का मास M1 है, इस वाले पार्ट का M2, तो टोटल मास कितना हो गया? M1 प्लस M2। M2 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ये तो लगेगा। लेकिन ये मेरे काम का नहीं है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखना है। तो पूरी बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा है, सारे फोर्सेस लगा करके सम करके किसके इक्वल कर देते हैं बेटा? F नेट। नेट फोर्स क्या होता है बेटा? मास, टोटल मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम का मास कितना है? m1 plus m2। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 कैसे हो जाएगा? M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, वो उधर जाएगा तो डिवीजन। ये तुम लोगों को नहीं समझ में आया? सर आ गया। इसमें क्या समझना है भैया? M1 प्लस M2 ब्रैकेट में था, उधर भेज दिया, डिवीजन में हो गया, बस। इसमें क्या समझ? अब वही से। अच्छा, तो अब इसका मोशन हो रहा है, मोशन किधर मान ले? अब जाहिर सी बात है एक ही फोर्स लग रहा है राइट साइड में, तो बॉडी का मोशन किधर हो रहा होगा? राइट साइड में। और नेट एक्सेलरेशन तुम लोगों ने निकाल लिया है, तो नेट एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी जाए। अब आ जाओ इस पहली बॉडी पे, इसका मास M1 है, इस पर अब एनालिसिस करेंगे। इस पर डायरेक्ट टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2 कौन कौन से? लेफ्ट साइड F 4 साइड M। हाँ, लेफ्ट साइड से F लग रहा है और राइट साइड से लेफ्ट डायरेक्शन में T लग रहा है। वेरी गुड, शाबाश। मोशन किधर हो रहा है इसका? नेट मोशन राइट साइड में। कितने एक्सेलरेशन से? ए नेट एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ, टोटल फोर्सेस सारे इक्वल, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस को जोड़ो। पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, चलो। पहला फोर्स बताओ इक्वेशन। F और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या लिखूं? माइनस ठीक है, ये सारे जितने फोर्सेस हमको सम कर लिया और सारे फोर्सेस का सम होता है किसके इक्वल? F नेट मतलब मास, बोलो तो। कितना मास है इसका? M1 इंटू A। ए नेट की वैल्यू पता है क्या बेटा हमें? यस सर। अभी नहीं रखते, एक मिनट। M1 A नेट को उधर ले आऊंगा मैं तो नेगेटिव में हो जाएगा M1 A नेट, और T इधर से इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। F को F रहने दो, माइनस को माइनस रहने दो, M1 को M1। A नेट की वैल्यू आपको पता है कितनी है? A नेट की वैल्यू F बाय M1 प्लस M2। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बता दो कि जो अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स T लग रहा है वो कितना लग रहा है। ये तो सॉल्व कर लोगे तुम लोग F कॉमन ले करके।
F ब्रैकेट में m2 अपॉन m1 प्लस m2। वेरी गुड, शाबाश। F ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये वो कांटेक्ट फोर्स है T, जिसको हमने शुरू में T माना था कांटेक्ट फोर्स, और आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दिया कि सर इतना आ जाएगा। निकाल लोगे ऐसे? Yes, sir. और वही सेम Yes, काम सेकंड बॉडी के लिए भी कर सकते थे। सेकंड बॉडी पे भी लगाओ FBD। इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताना, कौन से टोटल फोर्सेस लग रहे हैं? So 1. 1, sir. सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है भैया? F plus T. नहीं, डायरेक्ट फोर्सेस डायरेक्ट कौन से लग रहे हैं? डायरेक्ट टी, राइट साइड में टी लग रहा है। T. हाँ, और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें? No, sir. नो सर, ग्रेविटेशन फोर्स लीजिए। अरे वो बेटा, मैं वो हॉरिजॉन्टल पूछा ना बेटा मैंने, तो हॉरिजॉन्टल की ही बात करो, वर्टिकल T, फोर्सेस। T. और इसका मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका भी राइट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? a नेट, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो टोटल फोर्सेस, पहला फोर्स T, दूसरा फोर्स है नहीं, तीसरा फोर्स है नहीं, सारे फोर्सेस का समेशन किसके इक्वल हो जाता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, m2 into a net। हाँ, a नेट। वेरी गुड, चलो बेटा ठीक है। अब बताओ a नेट की वैल्यू कितनी है? F by m1 plus m2। तो बेटा हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी फर्स्ट बॉडी पे, सेकंड बॉडी से आसानी से निकाल सकते। Yes, समझ में आया sir. क्या? Yes, sir. ठीक, थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ये मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आपको थोड़ा अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा कि किससे आसानी से हो जाएगा। भाई सेकंड वाली बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, उससे आसानी से लगाओ। क्या फर्स्ट वाली बॉडी पे दो फोर्स लगाओ और इक्वेशन बनाओ? ठीक है बेटा, तो ये आपको इस Yes, तरीके sir. से, ये आपको खुद सीखना होगा कैसे हम क्या करते हैं। Yes. ठीक है, अब आपको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा रिलेटिव मोशन और सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मोशन पे आ जाते हैं बेटा जरा। हम यहाँ पे रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, और रिलेटिव मोशन भी चूंकि आपके सिलेबस में आ रहा है और किसी को कुछ पूछना हो रिलेटिव मोशन से तो बिल्कुल पूछे। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक बॉडी ए जिसकी पोजीशन दे रखी थी कि भाई पोजीशन है 3i + 2j, और दूसरी बॉडी बी यहाँ पे थी, उसकी पोजीशन दे रखी थी भाई 5i + 7j। ठीक है, पोजीशन कहाँ से देते हैं? बस दे दिया उन्होंने। अगर उन्होंने बस दे दिया है तो स्टैंडर्ड तरीके से, स्टैंडर्ड रेफरेंस से पोजीशन मानते हैं कि भैया ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0,0, और इसकी पोजीशन 3i + 2j कैप का मतलब कि हॉरिजॉन्टल 3 मीटर और वर्टिकल जब मैं 2 मीटर चलूंगा, हॉरिजॉन्टल 3 मीटर, वर्टिकल 2 मीटर चलूंगा, तो उस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा जितना बताया। बी की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में चलूंगा कितना, चलिए बताओ? 5. 5 वर्टिकल 5 मीटर, 7 मीटर। तो ये समझाने के लिए, क्योंकि पोजीशन क्या है आपको पता है ऑलरेडी, इसमें बताने की जरूरत नहीं। अब मैंने कहा कि जो बॉडी ए है ना बेटा, वो ऐसा चल रही है, बॉडी ए जो है वो अपनी किसी वेलोसिटी से चल रही है जो कि है 4i कैप + 3j कैप की वेलोसिटी से चल रही है। अच्छा ठीक है, 4i कैप + 3j कैप को समझते हैं। 4i कैप का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है 4, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है 3। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर बीच में आएगा, करेक्ट? Yes, sir. तो इसकी जरूरत नहीं है समझाने के लिए डायरेक्शन को, और आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि पॉजिटिव है आई है, पॉजिटिव जी है, तो कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसका जो वेलोसिटी बी का जो वेलोसिटी है वो मैंने दिया 3 - 3i कैप और -6j कैप। अब बताओ, अब तुमको समझ में आ रहा है? -3i कैप का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में -x डायरेक्शन में 3 की स्पीड है, और परपेंडिकुलर -6 का मतलब कि परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी 6 की वेलोसिटी है। यही मतलब हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इन दोनों का नेट बनेगा, वो इधर कहीं नेट बनेगा, इधर कहीं नेट बनेगा। साउथ वेस्ट में। हाँ बेटा, साउथ वेस्ट में। तो ये तुम लोग को डायरेक्ट समझ जाना है कि ये माइनस माइनस दिया गया है, मतलब कि ये वेस्ट हो गया,
और ये साउथ हो गया, तो साउथ वेस्ट में कहीं इसकी डायरेक्शन है। तो अंदाजा लगाने के लिए आपको बताया गया है इतना, लेकिन आप डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि विल दे मीट, क्या ये दोनों मैच करेंगे, मीट करेंगे, कोलाइड करेंगे, किसी जगह पे इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे, ये पता लगाना है हमको। अच्छा है, अच्छा जी। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ये ऐसे आगे बढ़ा और ये ऐसे आगे बढ़ा और ये दोनों यहां पर आकर के मीट करेंगे। अच्छा, जब ये दोनों यहां पर आकर के मीट करेंगे तो दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक ही पॉइंट पर आ गए हैं दोनों, तो दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम कि डिफरेंट? वेरी गुड, शाबाश, सेम हो जाएगी। सेम मान के चलेंगे। अच्छा, सेम हो जाएगी सर। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं कि बॉडी ए जो थी वो शुरू में उसकी पोजीशन ये थी इसकी बॉडी ए की पोजीशन, बॉडी ए की इनिशियल पोजीशन थी, और ये यहां से यहां तक ऐसे चलता है, डिस्प्लेस करता है, वेलोसिटी उसको डिस्प्लेसमेंट देती है पहली बॉडी का, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फिर ये पहला वेक्टर के टेल पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहला वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर के हेड पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल जुड़ा है, और इन दोनों वेक्टर को मिला करके ये जो फाइनल रिजल्ट वेक्टर आएगा ये कहलाएगा फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये क्या बता रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है। आपको बताया था कि बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, करेक्ट? यस सर। अब माइनस इनिशियल पोजीशन को उधर भेज दूंगा तो s प्लस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। क्या यही चीज बन रही है कि इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जोड़ दोगे तो फाइनल पोजीशन बन जाएगा? यस सर। ये है ए की इनिशियल पोजीशन, ये है ए का डिस्प्लेसमेंट, और ये है ए की फाइनल पोजीशन। ठीक है, बात सही है। इनिशियल पोजीशन मुझे पता है, दे रखा है रेड कलर से इतना, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं हम ए का। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ए का निकालूं तो हमको पता है, टाइम नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट, ए बॉडी यहां से यहां तक पी पॉइंट आने में टी समय लगा रही है, टी वक्त लगा रही है, मान लेते हैं। अच्छा, तो इसकी वेलोसिटी मुझे पता है और हमने टी मान लिया टाइम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी सही बोला, बोलो तो। वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। कहीं एक्सेलरेशन की बात की है क्या मैंने? नो सर। तो इक्वेशन ऑफ sir. मोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम का फॉर्मूला, जैसे डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला। पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है भैया, ए बॉडी की वेलोसिटी? 4i कैप प्लस 3j कैप। हाँ, ठीक है। और टाइम कितना माना हमने? t। ठीक। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4t i कैप प्लस 3t j कैप। अच्छा, जितने टाइम में वो यहां से यहां पहुंच रहा है एग्जैक्टली उतने ही टाइम में बी बॉडी यहां से यहां पहुंच रहा है, तभी तो वो आपस में आकर के मिलेंगी, कोलाइड करेंगी। अगर वो ज्यादा टाइम लेगा तो लेट पहुंचेगा, अगर वो कम टाइम लेगा तो जल्दी पहुंच के उससे आगे निकल जाएगा। तो उसको भी एग्जैक्टली सेम टाइम में पहुंचना पड़ेगा वहां पे, ताकि वो एग्जैक्टली कोलाइड कर सके। ज्यादा टाइम लेगा ना तो वो भैया रुका रह जाएगा, ये भैया यहाँ से आगे निकल करके भाग जाएगा। और अगर वो कम टाइम लेगा कि भैया स्लो आ रहा है, तो ये अगर वो ज्यादा टाइम लेगा तो क्या होगा, ये इधर से निकल के भाग जाएगा और ये यहाँ पे रुका रह जाएगा, कहेगा अरे यार मेरे लिए रुका ही नहीं, चला गया। और अगर वो कम टाइम लेगा, स्लो आएगा, कम टाइम लेगा, तो ये वाले भाग जाएंगे, फिर ये शिकायत करेगा मेरे लिए तो रुका ही नहीं, वो चला गया। बात समझ में आ रही है? सर यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हैं। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर एक्सेलरेशन नहीं बताया तो यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर वो दोनों को पहुंचना है तो सेम टाइम में पहुंचना। अच्छा, सेम काम करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे दूसरी बॉडी बी का। बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी है? -3 -3i -6 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? t। हाँ, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मुझे बताओ कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना 4ti कैप t माइनस -it। ठीक है। जे कैप। फिर से बोलो, तुम लोग सही से बोल भी नहीं रहे हो। -3ti कैप तुम लोग से नहीं बोला जा रहा है, ये बेसिक सी चीज। -6t j कैप। -6t j कैप, बस ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब पहली बॉडी की फाइनल पोजीशन निकालते हैं, और अभी हमने देखा फाइनल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल पोजीशन का एडिशन। तो ए बॉडी का फाइनल पोजीशन क्या है?
उसका ए बॉडी का इनिशियल पोजीशन प्लस ए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। चलो ए बॉडी का इनिशियल पोजीशन दिया है क्या हमको? Yes, sir. क्या है बोलो? 3 I cap plus 2 J cap. और ए का J cap. डिस्प्लेसमेंट अभी हमने कैलकुलेट किया है क्या? Yes, sir. बोलो। ये यहाँ कैलकुलेट Minus 3 ए का डिस्प्लेसमेंट 40 I cap plus 3 J cap. I cap plus 3 J cap. 4T I cap प्लस 3T J cap। अब 3 I cap और 4T J cap, 4T I cap वाला इकट्ठे कर लो, तो इकट्ठे करोगे और ब्रैकेट में कर लोगे तो क्या लिखूं मैं? I cap कॉमन ले लो दोनों से, I cap वाले 3 टर्म plus से। 40 I cap उसी तरीके से J वाला बताओ। plus 2 plus 3T J 2 cap. plus 3 जी वेरी गुड। अब उसी तरीके से B का फाइनल बताओ। B का इनिशियल पोजीशन कितनी थी? 5 I cap plus 7 J cap. 5 I cap plus 7 J cap और डिस्प्लेसमेंट कितना है? Minus 3 T J I cap. minus 30 I cap minus 60 इन J दोनों को cap. जब मैं ऐड करूंगा तो ब्रैकेट में आई कैप वाला सारा टर्म बताओ जल्दी से देख के। लिखना पड़ेगा, बिना लिख के भी किया करो। चलो इसकी इनिशियल सर पोजीशन क्या है? -3 minus 3T I cap. नहीं 5 आई कैप, इसकी 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप इनिशियल पोजीशन थी, और डिस्प्लेसमेंट अभी तुम लोगों ने बताया कि सर बी का डिस्प्लेसमेंट, ये देखो यहाँ पे बी का डिस्प्लेसमेंट लिखा है -3T आई कैप -6T जे कैप। करेक्ट है बात? Yes, sir. आई कैप वाला कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में? 5 minus 3T. और जे कैप वाला कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे? 7 minus 6T. हाँ, तो ये काम आप लोग थोड़ा जल्दी किया करें कि ये इसका 5 आई कैप और -3T आई कैप। 7 minus 60 J cap. हाँ बेटा तुम्हारा लैग कर रहा है। 5 minus 3T, इसका 7 J कैप और इसका -60 J कैप, तो 7 minus 6T J कैप। ये फाइनल पोजीशन, दोनों बॉडी की फाइनल पोजीशन। अगर इफ दे हैव टू मैच या मीट, दे हैव टू मीट या कोलाइड भी बोल लो, कोई सा वर्ड इंग्लिश का यूज कर लेते हैं। अगर कोलाइड करना है, मैच करना है, मीट करना है, तो दोनों की फाइनल पोजीशन क्या होनी चाहिए? So same होनी चाहिए. भाई जब दोनों एक ही जगह पर आ गए हैं, मिल गए हैं, मैच कर गए हैं, मीट कर गए हैं, तो फाइनली फाइनल पोजीशन दोनों की क्या हो? एक ही हो जाएगी, सेम हो जाएगी, एक ही पॉइंट पर कलेक्ट हो गए हैं दोनों। तो एक की फाइनल पोजीशन जो आपने लिखा था वो लिखा था 3 + 4T आई कैप और 3 + 4T आई कैप, और क्या लिखा था? 2 + 3T J कैप, 2 + 3T J कैप। बी की जो फाइनल पोजीशन लिखा था, ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। बी की फाइनल पोजीशन लिखा था 5 - 3T आई कैप, 5 - 3T आई कैप और 7 - 60 J कैप, 7 - 60 J कैप। अगर इफ दे हैव टू, इफ कोलाइड, अगर वो कोलाइड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ए की फाइनल पोजीशन और बी की फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए। ए की फाइनल पोजीशन लिख दो 3 + 4T आई कैप और यहाँ पे 2 + 3T J कैप। इधर राइट साइड में क्या है? 5 - 3T आई कैप और राइट साइड में क्या है? 7 - 60 J कैप। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो आई वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, कंपोनेंट आई इक्वल होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उसका आई कंपोनेंट इक्वल होता है और जे कंपोनेंट इक्वल होता है। ये वेक्टर्स में हम सीखते हैं। अच्छा, आई वाला कंपोनेंट कितना है बेटा? 3 + 4T, और इधर से आई वाला कंपोनेंट कितना है जल्दी बताओ? 5 minus 3T. -3T को इधर भेजेंगे प्लस 3T हो जाएगा, तो 4T + 3T, और 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5 - 3। ये सब कैलकुलेशन जल्दी किया जाता है। 4 + 3T कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। हाँ, Is equal to एक मिनट। 2/7. हाँ ठीक है। हाँ 70 इज इक्वल, ये 2 हो जाएगा, और ये T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/7। चलो 2/7। वेरी गुड, शाबाश। y कंपोनेंट बता दिया 5/9। वेरी गुड। y कंपोनेंट या j कैप कंपोनेंट बोल दो, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, y कंपोनेंट की बात करूं, ये हो जाएगा 2 + 3T, और ये हो जाएगा 7 - 60। -60 उधर जाएगा, 3T से जोड़ के 90 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 7 में से 5 हो जाएगा। T = 5/9। अच्छा,
ये एक जगह टाइम आ रहा है 2/7, दूसरी जगह टाइम आ रहा है 5/9। अगर वो दोनों मैच करेंगे तो अलग अलग टाइम लगेगा दोनों को कि सेम टाइम में पहुंचना होगा दोनों को? सेम टाइम। सर सेम। हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया हॉरिजॉन्टल मोशन करने में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर हुई है वो इतनी हुई है, इतने टाइम में हुई है, और वर्टिकल वाली इतने टाइम में हुई है। नहीं भैया, अगर दोनों को मैच करना है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिला करके, और इधर से भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिला करके सेम टाइम में होना चाहिए। ये इक्वेशन तो कह रही है डिफरेंट टाइम में है, तो thus they do not meet, ये मैच नहीं करते हैं, मीट नहीं करते हैं। thus they do not meet, ये यार मैच नहीं करेंगे, ये मीट नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब इसका एक और तरीका है जो अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। यहां तक समझ में आया कि अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये कन्वेंशनल तरीका है बताने का, लेकिन एक इसका बहुत शॉर्ट तरीका भी है, वो भी हम समझा सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका हो गया, सूडो फोर्स की बात बता देते हैं। सूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सूडो फोर्स क्या कहता है कि आप हो गाड़ी में बैठे, ठीक है, या गाड़ी छोड़ो, सबसे पहले लिफ्ट की बात हुई थी ना टॉपिक्स में, ऑब्जेक्ट में, लिफ्ट में हो, और लिफ्ट में आप हो, कोई स्टूडेंट खड़ा है और एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक जिसका मास m है, ठीक है। वो स्टूडेंट पढ़ा है फिजिक्स हिमान सर से, हिमान सर ने बताया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। वो कह रहा है कि अब मैं लगाऊंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएगा तो वो कह रहा है कि भाई ये बॉडी तो मेरी नजर में, मेरे पर्सपेक्टिव में रेस्ट में है, इसका मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इस पर लगने वाला टोटल अपवर्ड फोर्स और इस पर लगने वाला टोटल डाउनवर्ड फोर्स सेम होना चाहिए। इसका मेरी नजर में, मेरे हिसाब से, मेरी आंखों से, ना ही ये मुझसे दूर जा रहा है ना ही ये मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब मेरे से ये, मेरी आंखों से ये रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है, अगर ये रुका हुआ है, तो मैं तो बोलूंगा चलो अभी तो कॉन्सेप्ट छोड़ो, अभी ये वर्डिंग सुनो। ये कह रहा है कि सर ये रेस्ट में है। दूसरा एक स्टूडेंट ग्राउंड पे खड़ा था, वो कहता है अरे यार ये लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, लिफ्ट के अंदर ये ब्लॉक m रखा हुआ है और ये भी ऊपर जा रहा है। तो ये सेकंड स्टूडेंट कहता है कि सर ये तो मूव कर रहा है। अब मैं हूं सर, मैं क्या करूं? मैं पहले स्टूडेंट की बात मानूं कि मैं दूसरे स्टूडेंट की बात मानूं? मुझे समझ नहीं हो रहा है। तब मैं आप लोग को समझाता हूं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको समझाता हूं इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब आप उस ऑब्जेक्ट पर बैठ करके या उस चीज पर या उस जगह पे खड़े हो करके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि रेस्ट में है, जो कि रुकी हुई है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो आप उस जगह पे, उस ऑब्जेक्ट पे, उस यान पे, उस ग्राउंड पे खड़े हो जो कि चल रही है, मूव कर रही है, मूविंग फ्रेम है। फर्स्ट स्टूडेंट की बात करूं, सॉरी सेकंड स्टूडेंट की बात करूं, वो तो ग्राउंड पे है, और ग्राउंड क्या है, रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है। रुका हुआ है। और फर्स्ट स्टूडेंट की बात करूं, वो तो लिफ्ट में है, लिफ्ट का फ्रेम चल रहा है कि रुका हुआ है? तो चल रहा है। हाँ, तो जो फर्स्ट पर्सन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, और सेकंड पर्सन का जो फ्रेम कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। अच्छा भाई ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में ही एनएलएम काम करते हैं, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन वर्क्स करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एनएलएम डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, नॉट वर्क। तब इस प्रॉब्लम को कैसे समझाया जाए? हमको तो लगाना है, हमारा मन तो कर रहा है हम लगाओगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तब मैं क्या कहता हूं कि बेटा आप एक काम करो, लिफ्ट वाले स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उसको मैं समझाता हूं कि बेटा आप काम करो कि अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम, चलते हुए फ्रेम, जैसे गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में, ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में अगर आपको लगाना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आप एक काम करो, आप इस ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स लगा दो। सूडो फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो आपको नॉन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाने में हेल्प करता है, मदद करता है, वेरीफाई करने में, उसको अप्लाई करने में मदद करता है, लेकिन ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है।
ये आप उस फोर्स को लगा दोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, काम करेगा, वर्क फाइन, सब चीज लग जाएगा, आसानी से सारी कैलकुलेशन 100% करेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, सूडो का मतलब है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि है। तो आप ये फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका एनएलएम काम करने लगे। इसके बारे में डिटेल इक्वेशन में लगानी है ना? हाँ, इक्वेशन में डिटेल में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, वो अभी आपके स्कोप का नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना इक्वेशंस के लिए समझा। अब स्टूडेंट पूछता है, स्टूडेंट 1 पूछता है सर कैसे लगाऊं। मैं कह रहा हूं कि ये जो लिफ्ट थी बेटा, अरे कहाँ गई लिफ्ट, ओ जो लिफ्ट थी वो ऊपर जा रही थी, लिफ्ट जो थी वो ऊपर जा रही थी। तो तुमको अगर लगाना है सूडो फोर्स तो आप क्या करोगे, अगर वो लिफ्ट ए इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस लिफ्ट के अंदर जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, आप इस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में, लिफ्ट जा रही है ऊपर के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, तुम एक काम करो, तुम इस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन लगा दो और बॉडी का मास m है, m से मल्टीप्लाई कर दो। ये कहलाएगा फोर्स, सूडो फोर्स, जो कि एक्चुअल में होता तो नहीं है, बस वो फील होता है, वो लगता है, उसको लगाते हैं ताकि हम अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा सकें, अप्लाई कर सकें, उसको एनालिसिस के लिए यूज कर सकें। अब ये स्टूडेंट क्या करता है, वो देखता है कि भैया अब अगर मैं इस पे लगाऊंगा फोर्स तो मेरा सारा मामला सही आ जाएगा, सारा वैल्यूज सही आ जाएंगी, सारे कैलकुलेशन सही आ जाएंगे। कैसे लगाता है ये भी देख लेते हैं। वो कह रहा था, पहला वाला जो पहले केस में जब वो नहीं लगा रहा था, वो कह रहा था बॉडी का मास mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, और क्योंकि मेरी नजर में ये रेस्ट में है, मेरी नजर में ये रुकी हुई है, तो ऊपर का फोर्स n इज इक्वल्स टू नीचे का फोर्स mg, जो कि गलत हो जा रहा है। लेकिन जब उसने मुझसे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो उसने कहा कि सर ने बताया है कि सूडो फोर्स लगा दो नीचे, बॉडी का अपना खुद का वेट mg, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब लगाओ, अब मेरी नजर में ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका मतलब टोटल ऊपर का फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल नीचे का फोर्स mg प्लस ma। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, mg भी है और ma भी है, यानी कि उसके खुद के वेट से थोड़ा ज्यादा है, mg प्लस ma उसका खुद के वेट से ज्यादा है। और क्या ऐसा होता है कि जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हो, आपको थोड़ा सा भारीपन, अपने वेट से थोड़ा सा ज्यादा वेट, थोड़ा सा भारीपन फील होता है क्या? कभी आपने ऐसा ध्यान दिया है? Yes, sir. जाओगे ना, थोड़ा सा भारी लगे, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा खींचा रहा हूं नीचे की तरफ, मेरा भार बढ़ गया क्या, हैवी हो गया क्या, ठीक है, ज्यादा बर्गर पिज्जा खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा आपको सूडो फोर्स की वजह से लगता है। यहाँ इतना वेट, न्यूटन ऑफ लॉ मोशन लगाने में कोई शी नहीं आएगी, सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगी। बात समझ में आई क्या? कोई चल। अब अगर मैं सूडो फोर्स पे एक बात कह दूं आपसे कि एक लड़का है जिसका मास है, मान लेते हैं मास है 70 किलोग्राम, ठीक है, और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक और लड़के को खड़ा कर दिया कि जरा देख करके बताओ कि इसको कितना वेट फील होगा, इसको कितना अपना भार फील होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि जब लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो भारीपन फील होता है। कभी ध्यान देना, अगर वो लिफ्ट थोड़ा स्लो चलेगी तो शायद उतना इफेक्टिवली आपका बॉडी ना एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन थोड़ा फास्ट चलने वाली लिफ्ट में ज्यादा इफेक्ट पता चलता है। इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, आपके रिसेप्टर्स कितने अच्छे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये लड़के को मैंने बैठा दिया, जिसको मैंने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया था। उसने देखा कि सर ने बताया था कि सूडो फोर्स लगाओ अगर बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर वो ग्राउंड जिस पर वो है वो मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दो 5 का। उसका खुद का वेट कितना है बेटा? खुद का मास कितना है? हाँ, वेरी गुड 75। अरे भाई साहब खटाखट आंसर आ गया। चलो ठीक है, 7 5 350 न्यूटन, ये सूडो फोर्स लग गया, एफ पी लग गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, और अर्थ उसको कितने फोर्स से खींच रही है भैया? अर्थ उसको खींच रही है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि 700 न्यूटन से डाउनवर्ड। सही है क्या बेटा?
Yes, sir. तुम लोग को Yes, डाउट है sir. क्या यहाँ पे कुछ? देखो आंसर तो बता रहे हैं सारे बच्चे। हाँ, नो और सर। और ये जो ग्राउंड लगाएगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका था, अपवर्ड लगाएगा। अब ये जो लड़का यहाँ पे सूडो फोर्स पढ़ा था वो उसने सूडो फोर्स भी लगा दिया, ये उसने अर्थ का जो वेट होगा, अर्थ जो खींचेगी वो भी लगा दिया, नॉर्मल रिएक्शन भी लगा दिया। इसकी नजर में रेस्ट में है, ना उससे दूर जा रहा है ना उसके पास आ रहा है, जितनी डिस्टेंस है उतनी है, इसका मतलब रेस्ट में। रेस्ट में होने का मतलब इस पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यानी कि ऊपर वाला टोटल फोर्स N और नीचे वाला टोटल ये वाला फोर्स अर्थ का जितना लगा और सूडो फोर्स का जितना लगा दोनों जुड़ जाएगा। टोटल नीचे का फोर्स 700 प्लस 350 1050 न्यूटन आ जाएगा। इसका R नाम दे देते हैं वरना कंफ्यूज करेगा, R नाम दे देते हैं। तो रिएक्शन फोर्स लगा लिया उसने 1050 न्यूटन का। तो अब ये लड़के को, जो भी ये 70 किलोग्राम का लड़का है, इसको अपना भार अपना वेट फील होगा 1050 न्यूटन। अगर वो नॉर्मल खड़ा होता तो 700 न्यूटन का फोर्स उसको फील होता, क्योंकि मास 70 है तो वेट 700 न्यूटन हो जाता। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग लगाओगे और मुझे बताओगे। 1 मिनट। इस तरीके से आप सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे। 64 इतना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है यार। टेस्ट में गड़बड़ मत करके आना तुम लोग, प्रैक्टिस थोड़ा सा और करके जाना और अच्छे से करके आना, क्योंकि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन लगाए बाकी चैप्टर्स में इतने क्वेश्चन नहीं लगवाए थे। ठीक है, तो एटलीस्ट कोशिश। अब एक लड़का कार में बैठा था, ठीक है, और कार में मैंने एक पेंडुलम दिया और कार में ऐसे एक पेंडुलम रखा हुआ था। एक लड़का यहाँ कार में बैठा था, ठीक है, कोई इशू नहीं। कार हुई चलना शुरू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से राइट साइड में, और ये जो पेंडुलम था वो 2 किलोग्राम का पेंडुलम था। तो अब जाहिर सी बात है कि ये पेंडुलम क्या करने लगेगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। और लड़का ये बैठा है, ठीक, वो कह रहा है यार ये तो मेरे से डिस्टेंस ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो मेरे नजर में ये किस में होना चाहिए? रेस्ट। लेकिन मैंने सूडो फोर्स का Rest में। कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने से पहले मैं इस पे लगा दूंगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना लगेगा बेटा इसके ऊपर, ये आपको पता करना है। हाँ, किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन? लेफ्ट डायरेक्शन। मास Left. कितना है बॉडी का? 2 और 2 kg. एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? 4 तो सूडो फोर्स कितना हो जाएगा? 8 अच्छा, उसका अपना खुद का भी तो वेट लगेगा बेटा, 20 और मान लेते हैं हम कि वो यहां से वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, और इस रस्सी में टेंशन कितना है बेटा? T है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब इस लड़के के हिसाब से ये रेस्ट में है, और टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसमें? सर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लामी थ्योरम अप्लाई करा जा सकता है यहाँ पे? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर ये थीटा है बेटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है सर। हाँ, थीटा। आपने पढ़ा होगा ना, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो ये ऐसे सर। जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर सर एंगल। लामी थ्योरम तो इक्विलिब्रियम में लगाते हैं ना? हाँ, इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट में है। इस लड़के की नजर में बॉडी रेस्ट में है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, सर ये तो टिल्ट हो गई है ना? टिल्ट होने के बाद की बात कर रहे हैं। टिल्ट होने के बाद 2 सेकंड के बाद टिल्ट हो गई, टिल्ट होने के 2 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं। आफ्टर 1 मिनट, चलो 1 मिनट के बाद की बात कर। 1 मिनट के बाद जब वो लड़का इस ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या इस पेंडुलम की डिस्टेंस इस लड़के से घट रही है, बढ़ रही है, कि एकदम सेम डिस्टेंस पर है? सर ये तो बढ़ी है। नहीं, 1 मिनट, गाड़ी स्टार्ट होने के 1 मिनट के बाद उसने दोबारा देखा। सर कुछ नहीं होगा सर, रेस्ट पे होगा। रेस्ट, उसकी नजर में अब रेस्ट में है, ठीक है। शुरू में जर्क लगा गाड़ी का जिससे मोशन में आया वो, उसके बाद देख रहा है यार मेरे से डिस्टेंस ना घट रही ना बढ़ रही, सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेस्ट में है, तो मैं तो रेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। लामी थ्योरम रेस्ट पे लग जाता है। चलो बताओ, ये थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस Theta.
180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे एक काम का हो गया। हमको ये वाला एंगल मेरे काम का नहीं है तो जबरदस्ती हॉरिजॉन्टल बनाया था, ये थीटा था। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। और ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना एंगल बनता है? 90। चलो लामी थ्योरम लगाओ जल्दी से। पहला फोर्स अपॉन उसके अपोजिट का एंगल बताओ। जल्दी बताया करो भाई। पहला फोर्स टी ले लो। चलो लामी थ्योरम तुम लोग को नहीं आ रहा है लगाने? सर आ रहा है। टी अपॉन पहला 90। फोर्स टी अपॉन, अरे साइन कौन बोलेगा? साइन 90। Sin 90. दूसरा 8 न्यूटन वाले ले लो। 8 अपॉन डायग्राम क्लियर नहीं तो बताओ, मैं फिर से बना दूंगा। वैसे क्लियर तो है। 8, ये 8 वाला जो फोर्स है, 90 तीन प्लस फोर्सेस कौन कौन से दिख रहे हैं? 90 प्लस 2 टू थीटा नहीं है बेटा, 2 थीटा नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक थीटा है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये थीटा और ये 90 मिला के टोटल कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। साइन 90 प्लस थीटा। और तीसरा फोर्स कौन सा है? 20 बाय साइन 180 माइनस थीटा। बस बहुत बड़ी चीज है। साइन 180 माइनस थीटा। बस साइन 180 माइनस थीटा। चलो पहले हम टेंशन निकाल लेते हैं। टी अपॉन साइन 90 की वैल्यू, पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। नहीं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला इन दोनों को इक्वल करते हैं, ये वाले को इक्वल करते हैं। 8 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? cos theta. cos थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. अरे साइन 90 प्लस थीटा। पहले तो चूंकि 90 सर पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव होगा ना। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव। Positive. कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड। और ये 20 है, 20 लिख लो। साइन 180 माइनस थीटा है ये लिखा हुआ। 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सर साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा। एक तो 180 प्लस 180 माइनस में रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा होगा। और 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये 180 है, 180 So second. ये तो लगाने आनी चाहिए। अब साइन थीटा को इधर भेज दो और 8 को इधर भेज दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और ये 20 अपॉन 8 हो जाएगा। और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 4 यानी कि 5 अपॉन 2 हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। करेक्ट है बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. यही पूछा जाता है। सर थोड़ा सा लामी थ्योरम का ओवरव्यू दीजिए ना। ओवरव्यू लामी थ्योरम का ये होता है कि अगर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, एक फोर्स F1 ये इधर है, दूसरा फोर्स F2 इधर है और तीसरा फोर्स F3 है। 3 फोर्सेस और इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब या तो वो रेस्ट में हो या तो वो क्या हो? मोशन में। कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 तरीके से होती है, या तो वो रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म मोशन। इस लड़के की नजर में ये रेस्ट में है, क्योंकि लड़के से ना डिस्टेंस बढ़ रही है ना घट रही है, तो वो तो यही कहेगा भाई मेरे नजर में तो यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, अरे तुम्हारा बड़ा लैग कर रहा है। चलो, या तो वो रेस्ट में होगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में। इस लड़के की नजर में क्या है? रेस्ट में। वो कह रहा है मेरे से ना डिस्टेंस बढ़ रही है ना घट रही है, वहीं की वहीं है, तो मेरी नजर में तो रेस्ट है, तो मैं तो लामी लगाऊंगा, तुम लोग अपना समझो। अब लामी थ्योरम क्या कहता है कि अगर 3 फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहे हैं और इनके बीच का एंगल अल्फा, इनके बीच का एंगल बीटा, इनके बीच का एंगल गामा, तो लामी थ्योरम कहता है F1 अपॉन पहला फोर्स लो, उसके अपोजिट गामा एंगल है तो साइन गामा लिख दो। दूसरा इक्वल्स लिखो, दूसरा फोर्स F2 लो, F2 के अपोजिट बीटा एंगल है तो साइन बीटा लिख लो। तीसरा फोर्स F3 लो, F3 के अपोजिट अल्फा एंगल है तो साइन अल्फा लो। और ये लामी थ्योरम लगा दिया हमने। नहीं समझ में आई बात? क्या सर सॉल्व कैसे मारेंगे सर इसे? क्या?
सर आगे सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये इसी को आगे आगे? solve कर लिया ना बेटा, इसी पे लगा लिया था लामी थ्योरम। इस पे कैसे लगाया, इसी चीज को हमने देखा कि दोबारा यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, एक टेंशन टी इधर लग रहा है और ये फोर्स 8 न्यूटन का सूडो फोर्स इधर लग रहा है और एक उसका खुद का वेट 20 न्यूटन इधर लग रहा है। ये एंगल थीटा था तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो टोटल ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये थीटा था तो ये वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच 90, तो टी के अपोजिट 90 हो गया, 20 न्यूटन के अपोजिट 180 माइनस थीटा हो गया, 8 न्यूटन के अपोजिट 90 प्लस थीटा हो गया। बस लगा लिया। इसमें टी के अपोजिट 90 साइन 90, 8 के अपोजिट 90 प्लस, देखो 8 वाले के अपोजिट 90 प्लस थीटा था तो साइन 90 प्लस, ये 20 वाले के अपोजिट 180 माइनस थीटा था तो 20 अपॉन साइन 180। बस लगा लिया, सॉल्व कर लिया इधर उधर करके। बात समझ में आई सर? यस सर। सर और ये बार का मतलब क्या होता है सर, ये जो आई अपॉन साइन 90 के इक्वल्स टू के ऊपर फिर क्यू के ऊपर बार लगा है? बार कहाँ लगाया, मैं बस कह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट 8 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा और 20 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा को बराबर करके इन दोनों हिस्से को लेकर के सॉल्व करें, बस ये बोल रहा हूँ बेटा। ओके सर। और किसी को देखो, मैं तो चैट देखा ही नहीं, ठीक है भाई। 28 न्यूटन 28, टेंशन भी निकाल दी क्या तुम लोगों ने? अरे बहुत शाबाश, चीता हो तुम लोग। टेंशन निकाला है क्या तुम लोगों ने? रोहित, प्रशांत, सुहानी, अंजलि और सक्षम, टेंशन निकाल दिया क्या तुम लोगों ने? एनएलएम थ्योरम नहीं निकाली, वैसे निकाला होगा। एनएलएम से निकाला है उन्होंने, एनएलएम का लगाया, हमने नहीं लगाई, एनएलएम नहीं लगाई। का लग रहा था, 8 का लग रहा था, दूसरा थ्योरम भी लगा दिया और तीसरा ये क्या है 20 का लग रहा था नीचे। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने देखा कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने क्या करेंगे कि इस टी का हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। अब कंपोनेंट में बांट दिया तुमने तो इस वाले को मिटा दो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो। अब चूंकि बॉडी उस लड़के के हिसाब से रेस्ट में, ये भी लगा सकते हैं, अब उस लड़के के हिसाब से रेस्ट में है तो दायां फोर्स इज इक्वल टू बायां फोर्स, तो उसने बोला टी कॉस थीटा बराबर 8, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स नीचे वाला फोर्स टी साइन थीटा बराबर 20। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड दिया, टी बाई टी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 20/8, टी से टी कैंसिल हो गया, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर 20/8, टी क्या हो गया tan थीटा बराबर 20/8 करेंगे वापस से 2.5 आ जाएगा। ये आपने क्या किया है, सिग्मा एफ एक्स पे एनएलएम लगा दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल में, और सिग्मा एफ वाई पे एनएलएम लगा दिया है यानी कि वर्टिकल में। ऐसे भी कर सकते हो। यही बात समझ में? इसको क्या रिजॉल्व करोगे? ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस, हाँ ये तो ऑलरेडी माइनस एक्स एक्सिस में, इसको नहीं रिजॉल्व करोगे। ये ऑलरेडी माइनस वाई एक्सिस में, इसको नहीं रिजॉल्व करोगे। ये था टेंशन, ये था Ariansh, put your mic off. आर्यंश बेटा टर्न ऑफ योर माइक। लगता है पुट्टी हो रही है। आर्यंश तुम चलो, ये हो गया सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई तुम लोगों को बेटा? यस सर। यस सर। 2 मिनट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 मिनट का मौन व्रत दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे। ये भी एनएलएम पे बेस्ड है। तो बॉडी है 5 केजी की, 3 केजी की, कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से पुली पे और इस तरीके से सिस्टम रेस्ट में है। रेस्ट में यार, इसमें इससे आसान क्या होगी चीज? रेस्ट में है, एक्सेलरेशन ही नहीं है, खत्म बात। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एनएलएम लगा देंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में एनएलएम लगा देंगे तो आसान होगा। जिनको लग रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लामी थ्योरम इज मोर यूजफुल rather than हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एनएलएम और वर्टिकल डायरेक्शन में एनएलएम लगा दिया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिसने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगाया वो भी परफेक्टली फाइन, वेरी गुड। ऑप्शन बी 40 न्यूटन, वेरी गुड। हाँ, कोई बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, वेरी गुड। ऑप्शन बी 40। भाई M2 पर फोर्स नीचे की तरफ M2G,
और ऊपर की तरफ टेंशन T। m2 की वैल्यू 3 पता है तो 3g। अब चूंकि ये मोशन में नहीं है तो ऊपर का फोर्स T इज इक्वल टू नीचे का फोर्स 3g। m1 की बात करें तो इस पर हॉरिजॉन्ट अलोंग द प्लेन जो फोर्स लगता है वो लगता है mg sin थीटा, करेक्ट, और ये टेंशन T लग जाए। अब चूंकि मोशन में नहीं है तो इंक्लाइन द प्लेन अप और इंक्लाइन द प्लेन डाउन, फोर्स इक्वल होगा T बराबर m1g sin थीटा। अच्छा, T की वैल्यू 3g है, रख दिया। m1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, रख दिया g sin थीटा। निकालना क्या था वैसे? The force exerted by the inclined plane on the body of mass m1। ओके, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, तो हमने यहां से निकाल लिया भाई। अच्छा भाई, यहां से g से g कैंसिल हो गया, 3/5 आ गया sin थीटा। sin थीटा 3/5। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन कौन सा फोर्स लगाएगा बेटा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वेरी गुड, शाबाश। और आपको पता है उसका खुद का वेट बॉडी का m1g होगा, जिसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आएगा और एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। m1g क्या? cos थीटा। ये वाला अब मैंने बांट दिया है तो मेरे काम का अभी नहीं, वापस से मिटा देता हूं। जब बांट दो तो उसको कोशिश किया करो इग्नोर करो, वरना वो कंफ्यूजन। अब चूंकि ये मोशन में है नहीं तो ऊपर का पार्ट n इज इक्वल टू नीचे का पार्ट m1g cos थीटा। cos थीटा क्या हो? मुझे पता है sin थीटा 3/5 होता है, और ट्रायंगल बना लो, थीटा ये है, sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना हो जाएगा? ये याद होना चाहिए ट्रायंगल। और ये एंगल कितना होता है? अगर 3 4 है यहाँ पे तो ये एंगल कितना होता है? ये याद होना चाहिए, 37 डिग्री। अगर नहीं भी याद है तो याद कर लो कि ये 37 डिग्री का होता है। अच्छा, एन मुझे नहीं पता है, m1 पता है हमको कितना है भाई, 5 किलोग्राम। सर ये निकला कैसे 37 डिग्री? ये बेटा याद करा जाता है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यू है 37 डिग्री। साइन 37 की वैल्यू 3/4 होती है, ये कैलकुलेट नहीं सर साइन 53 की भी ना, साइन 53 की वैल्यू 4, ये 37 है तो ये कितना होगा? 53 होगा। अगर साइन 53 लगाओगे भाई, एक 37 होगा, एक 53 होगा, ये 90 होगा, तभी तो 180 बनेगा। सर 54, 36 और 90 नहीं ले सकते? 54 होता है? नहीं सर, वो नहीं सर, 53 होता है, यही मैं है, बोल रहा लेकिन था सर कि ऐसा ले नहीं सकते। क्या 37 और क्या क्या? सर 37, 53 होता है, लेकिन कुछ और नहीं ले सकते, 36, 54 इस टाइप से। नहीं, ये जो 3 4 5 वाली वैल्यू होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें ये एंगल यही आता है, ये फिक्स्ड वैल्यू आती है। मैथ्स में आप लोग को समझाया जाता, नहीं समझाया जाता तो मैथमेटिकल टूल में समझाया जाता है फिजिक्स कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है तो ये एंगल 37 डिग्री हमको बता दिया गया, हमको बस इसको याद करना। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, ये वाली बात है। अब तुम पूछोगे सर साइन 30 की वैल्यू हाफ क्यों आती है, 1/2 क्यों आती है, इसको प्रूफ करें। इसको कोई प्रूफ नहीं, हमने शुरू में 10th क्लास में रट लिया, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है। तो उसमें आपने कभी ये नहीं पूछा ये कैलकुलेट करके निकालो। एग्जैक्टली यहाँ भी आपको नहीं पूछना है, ये भी फिक्स्ड वैल्यू है 3 4 5 जो फेमस पाइथागोरस ट्रायड है, उस पर याद कर लेना है, किस पे पता है, ये याद कर लो, कई बार बोलो। जी की वैल्यू जैसे cos 37, थीटा कितना है हमारा 37। अगर नहीं भी है थीटा से याद कर लो, अगर तुमको 37 नहीं आता है थीटा से याद कर लो कि ये थीटा था, ये 3 परपेंडिकुलर, 5 हाइपोटेनियस, 4 बेस रहेगा। cos थीटा लगाऊंगा मैं तो बेस 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5 लगा दिया भाई, cos थीटा की जगह 4/5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा भाई, 5 से 5 कट गया और n की वैल्यू 4 × 10 40 न्यूटन। तो जिन जिन बच्चों ने 40 लगाया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, मेरी तरफ से बिग थम्स अप। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। चलो, अब यहाँ पे Yes, आपको sir. कंस्ट्रेंट मोशन का थोड़ा सा रिलेशन है। अब अगर मान लो इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, तो इसमें टेंशन कितना होगा? 2T. ये आपको बताया था ना कि इसका मास 0 होता है, तो ऊपर की तरफ टोटल अगर T है तो नीचे की तरफ एग्जैक्टली 2T होगा, ताकि ऊपर का फोर्स टोटल इक्वल्स टू नीचे का फोर्स टोटल, क्योंकि पुलिंग मास उसका 0 है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाने पर उसका इस तरीके से रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। और आपको ये भी बताया था कि जिसके पास, अच्छा ये नहीं बताया तो सुनो ध्यान से, कंस्ट्रेंट मोशन में शायद आपको बताया हो या नहीं बताया, अगर ये 2 रस्सी से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रेंट मोशन लगाओगे तुम, अगर तुम कंस्ट्रेंट मोशन लगाओगे तो जो 2 रस्सी से जुड़ा हुआ है पुली ना, वो स्लो चलेगा,
और जो एक रस्सी से जुड़ा हुआ है ब्लॉक वो फास्ट चलेगा। क्या रिलेशन है कि अगर ये स्लो चल रहा है और अगर ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये फास्ट वाला 2a एक्सेलरेशन से चल रहा है। पढ़ाया था क्या तुमने कोई वाला a to a रिलेशन आ रहा था, याद है? नो सर। नहीं पढ़ाया ग्रुप। सर ऐसा क्यों होता है? नो सर, ये नहीं बताया। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाते हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा लो फटाफट, ठीक है? ठीक है, बात समझते हैं। अब मान लेते हैं ये a1 एक्सेलरेशन से चल बना रहा है और मान लेते हैं कि a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये a2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। मुझे नहीं पता कैसे क्या चल रहा है a1। अब ये जो रस्सी है बेटा, ये जो रस्सी है, ये वाली जो रस्सी है, इस पे कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा लो, इस पे कंस्ट्रेंट फॉर्मूला लगा लो। ये वाली रस्सी ग्रीन वाली, नहीं ग्रीन मत लो, ये वाली ले लो, ये ब्लू वाली, ये वाली रस्सी है। इसको 3 हिस्सों में बांट लो। 3 हिस्से में बांटू? कितने से बांटू? एक हिस्सा या L1 बांट लो, दूसरा हिस्सा ये L2 बांट लो, और यहाँ पूरा यहाँ तक है, और तीसरा हिस्सा ये L3 बांट लो। कंस्ट्रेंट मोशन लगा लो, पॉइंट बनाओ। यहाँ पे पहला पॉइंट 1 मान लो और इसका ये दूसरे एंड पर पॉइंट 2 मान लो। यहाँ पे पॉइंट 3 मान लो, यहाँ पर पॉइंट 4 मान लो, यहाँ पर पॉइंट 5 मान लो, यहाँ पर पॉइंट 6 मान लो। अब आपको पता है कि भैया dl1/dt प्लस dl2/dt और dl3 बाई dl2/dt और dl3/dt 0 होता है। एक बार और ये वेलोसिटी आता है v1 प्लस v2 प्लस v3 0। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। बात समझ में है? बात समझ में आई तुम लोग को यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। बताओ, फर्स्ट पॉइंट ब्लॉक ए पर है और उस फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट, अब अगर मैं 2 पॉइंट को फ्रीज कर दूं बेटा, अगर पॉइंट 2 को मैं फ्रीज कर दूं और ये फर्स्ट पॉइंट का मार्क जाएगा राइट साइड में, तो L1 की वैल्यू को क्या करने की कोशिश करेगा? डिक्रीज। अब जो पॉइंट 2 है बेटा वो पुली पर है और पुली फिक्स है। देखो ना, ये यहाँ पे पॉइंट 2 है, ये पुली पर है, पुली फिक्स है, उसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, 0। पॉइंट 3 की बात करें, वो भी उसका भी मामला, पुली पर है, पुली मूव कर नहीं रही, एक्सेलरेशन 0। पॉइंट 4 की बात करें, पॉइंट 4 पे ध्यान दोगे वो डाउनवर्ड जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है डाउनवर्ड? a2 एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो पॉइंट 3 को अगर फ्रीज कर दूं और बाकी सारे पॉइंट को फ्रीज कर दूं तो 4 वाला नीचे जा रहा है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। प्लस a2। हाँ, प्लस a2। पॉइंट 5 की बात करें और 6 पॉइंट और बाकी पॉइंट्स को मैं फ्रीज कर दूं तो पॉइंट 5 पुली के साथ साथ नीचे जा रहा है, और अगर हम 6 को फ्रीज कर दें तो पॉइंट 5 वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव a2 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? पॉइंट 5 फिर से समझाना पड़ेगा। हाँ, पॉइंट 6 क्या है? नो सर। पॉइंट 6 तो कनेक्टेड है दीवार से, छत से कनेक्टेड है, वो तो मूव ही नहीं कर रहा है। वो जब मूव ही नहीं कर रहा है, राइट साइड में क्या होता है? 0। किसको नहीं समझ में आया ये चीज बताओ, फिर से समझाओ। आ गई सर। अब ये माइनस a1 हुआ क्या बेटा? A1 इक्वल टू सर एक और बार बता दो। एक और बार बता देता हूँ, देखो 1 मिनट। अब एक चीज और फिर से देख लो, एक बार जल्दी जल्दी देख लो भैया। यहाँ पर एक ये रस्सी है और ऐसे एक ये रस्सी है, ऐसे कई पुली के साथ और एक ऐसे कई पुली के साथ है। हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है, एक L1 यहाँ से यहाँ तक, दूसरा L2 यहाँ से यहाँ तक, तीसरा L3 यहाँ से। पॉइंट्स की बात करते हैं। अच्छा, ये ब्लॉक मान लेते हैं A1 से जा रहा है ऊपर की तरफ और ये पुली नीचे जा रही है A2 से नीचे। पॉइंट्स मान लें भैया, ये पॉइंट ए हो गया, पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, ये चौथा। हर सेक्शन के एंड्स पर पॉइंट, ये 6वां पॉइंट हो गया। बस इसमें हमने लगाया कि भैया ये पहला पॉइंट ब्लॉक के साथ साथ ऊपर जा रहा है और बाकी सारे पॉइंट फ्रीज करूंगा तो ये क्या करेगा? इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, -1। पॉइंट 2 ब्लॉक पर है 0 वेलोसिटी, पॉइंट 3 ब्लॉक पर है 0 वेलोसिटी, पॉइंट 4 बाकी सब पॉइंट को फ्रीज कर दो, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस L2 को बढ़ाने की कोशिश करेगा, +a2। पॉइंट 5 पॉइंट 6 को और बाकी सबको फ्रीज कर दो, पॉइंट 5 ब्लॉक के साथ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेशन 8। पॉइंट 6 तो रुका हुआ है भैया इस
सीलिंग पर है, सीलिंग मूव ही नहीं कर रही है, तो माइनस ये रिलेशन आ जाएगा -A1 और A2 जोड़ करके 2A2 बराबर 0 और A1 को उधर ले जाएंगे तो 2A2 बराबर A1, यानी कि जो A1 की वेलोसिटी होगी, जो A2 की जो वेलोसिटी, A2 क्या था, ये वाला था, A2 क्या था, ये वाला था, तो जो A2 की वेलोसिटी होगी A1 जस्ट उसका डबल होगा, यानी अगर A2 की वैल्यू A रख दूं और A2 की वैल्यू यहाँ पे A रख दूं तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू 2A हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। हाँ, तो यही समझना है आपको, ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, आज मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको मैंने समझा दिया है। अरे बेटा सिग्नल में बड़ा इशू हो रहा है, तुम आपको समझा दिया कि जो ये वाला होता है जिसके साथ दो साइड रस्सी लगी है ना बेटा, उसका स्लो होता है, उसका एक्सेलरेशन ए होगा, स्लो होगा, और जिसके साथ सिंगल रस्सी है उसका फास्ट होगा, और उसका जस्ट डबल होगा, जो सिंगल रस्सी वाले का जस्ट डबल होगा, जो डबल रस्सी वाले का एक्सेलरेशन ए। ये बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? यस सर। हाँ, बस अब कुछ खास काम नहीं करना है, ठीक है, अब आपको कुछ खास काम नहीं करना है, अब आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, मैं आपको 90 है ना, एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा दादा, मैं आपको परेशान करूंगा, बस ये आपको बता दूंगा कि इतना आपको समझने के बाद करना क्या है। अब इसी चीज को दोबारा देखो, आपने बताया कि भैया ये दो रस्सी वाला है, ये स्लो होगा, उसके साथ एक सिंगल रस्सी वाला है वो फास्ट। आप अटक रही है वॉइस, मेरी आवाज वॉइस अटक रही है क्या? नो सर, अभी नहीं। हाँ, अब ये स्लो चलेगा दो रस्सी वाला ए एक्सेलरेशन से, और जो एक रस्सी वाला है वो ज्यादा फास्ट चलेगा 2। बस अब इस पे रिलेशन लगा दो, इसका खुद का, ये इसका नेट एक्सेलरेशन हो गया 10 किलो, इसका खुद का एक्सेलरेशन 10g। हाँ बेटा ऐसे लग रहा है मुझे सब, तो अभी को देखो। अच्छा यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा इस वाली रस्सी में? 2T। तो यहाँ पर लगाऊंगा तो बॉडी पर 2T। तो अब चूंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो नीचे वाला डाउनवर्ड वाला पहले लेके 10g माइनस अपवर्ड वाला 2T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना है 10 इनटू एक्सेलरेशन e। बस एक सेकंड, और इसका जो है खुद का वेट होता है 10g डाउनवर्ड, उसका एक कंपोनेंट होता है इधर 10g साइन 37। हाँ, अब चूंकि मोशन इधर राइट साइड हमने नेट एक्सेलरेशन देखा है, इधर टेंशन T लग रहा है, तो राइट साइड वाला बड़ा मान के पहले हम लिखेंगे T, और इसके अपोजिट में माइनस 10g साइन 37। अब साइन 37 दोबारा नहीं पूछना, अभी बताया है कि अगर ये 37 होगा, 37 के सामने का 3, नीचे का 4 और हाइपोटेन्यूस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा 10, और एक्सेलरेशन कितना है a की 2a? 2a। हाँ, ये गड़बड़ नहीं करना, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इससे T निकल आएगा, उससे A निकल आएगा। जो ये पूछना चाह रहे हैं इनको बता के देखिए, इनको साइड करो, कर लोगे ये काम? यस सर। अभी नहीं करवाऊंगा, होमवर्क में करना है आपको, कर लोगे ये काम? Yes, सर sir. साइन 37 की वैल्यू फिक्स्ड है? हाँ बेटा 37, जैसे साइन 30 अगर मैं लिख दूं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। 1/2। 1 मतलब ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर यहाँ रख दो, 2 ये यहाँ रख दो, क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस में, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। हाँ, और फिर ये बेस में सॉल्व करके पाइथागोरस पुट करना है। हाँ, जैसे ये वाला फिक्स है वैसे 37 वाला भी फिक्स है। ये 37 होता है, ये 53 होता है, 37 के सामने वाला 3, नीचे वाला 4 और ये 5, 3 4 5 का ये फिक्स होता है, याद रखना है आपको ये ट्रायंगल। कभी 53 का पूछ लेगा, cos 53 पूछ लेगा, sin 53 पूछ लेगा, sin 37 पूछ लेगा, cos 37 पूछ लेगा। ये ट्रायंगल याद रखना है आपको कि हमेशा इस सेट वैल्यू पे पूछेगा, हमेशा आपको 30 45 और 60 और 90 और 0 नहीं देगा, 37 कभी दे सकता है। बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर। होमवर्क में क्वेश्चन क्या है ये आपको करके लाना है, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे करोगे तो दोनों बॉडी फ्री फॉल में आएंगी, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएगी। इसमें क्या ध्यान दो, इसमें एक ही रस्सी है, ये ऐसे, यही रस्सी यहाँ पे, यही रस्सी यहाँ पे, यही रस्सी यहाँ पे, इसमें लगाना कंस्ट्रेंड मोशन, और फिर देखना क्या मजा आएगा इसमें कंस्ट्रेंड मोशन लगाओ। ठीक है, एक ही रस्सी है, पूरा लपेट उपेट करके, और फिर देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। सूडो फोर्स में एक क्वेश्चन ये है कि एक गाड़ी ये ऐसे जा रही है 4 की स्पीड से, और 2 किलोग्राम का बॉडी जो है यहाँ रखा है, तो ये कितने टाइम के बाद इस ट्रक से ऐसे यहाँ पहुंचने का गिर जाएगा, ये आपको बताना है। कुछ खास नहीं करना है, फोर्स इस पे सूडो फोर्स लगा दोगे, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, उसकी मदद से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ मोशन
मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके। उसके बाद यहाँ पर भी है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 कैपिटल एम और ये एम का मास है, इसमें आपको थीटा की वैल्यू बतानी होगी। अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इसके साथ ये वेज जुड़ा है, ये एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। अगर ये आगे जाएगा और मैं इस गाड़ी पे बैठ जाऊं तो मुझे पता है कि मेरी नजर में, अच्छा ये रेस्ट में होना चाहिए, रेस्ट अलोंग द प्लेन रेस्ट। हाँ बेटा, इसमें कहते हैं जो रोप अटैच्ड है वो गाड़ी से अटैच्ड है या वो गाड़ी जो स्टिक टाइप बनी है उससे? ये गाड़ी ही तो है, ये ट्रायंगुलर गाड़ी है। ओके सर। ट्रायंगुलर गाड़ी मानो, गाड़ी इसलिए बोला तो क्योंकि गाड़ी समझाया तुम लोग को, ट्रायंगुलर गाड़ी है। इस ट्रायंगुलर गाड़ी पे खड़ा है, वो कह रहा है कि ये आगे पीछे मूव नहीं कर रही है, अलोंग द प्लेन रेस्ट में है। तो अगर अलोंग द प्लेन रेस्ट में है तो उस लड़के को पता है सूडो फोर्स लगता है। अब चूंकि गाड़ी राइट साइड में जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन, फिर अलोंग द प्लेन फोर्सेस का कंपोनेंट बांट करके अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड अलोंग द प्लेन फोर्स करोगे तो आपको इस थीटा की वैल्यू tan थीटा या cos थीटा या sin थीटा जो भी आएगा वो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ये भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे टेंशन, अच्छा यहाँ बताओ, अगर इसमें एक्सेलरेशन ए है तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? a/2। वेरी गुड, a/2। अगर कोई 2a बोलता, मेरे पास छड़ी होती मारता छड़ी से। अरे मजाक कर रहा हूँ सच में थोड़ा। yes, तो आंसर मुझे शायद g/2 शायद आंसर आएगा, देख लेना, मैं भूल गया, शायद g/2 आया, g/2। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है, यहाँ कंस्ट्रेंट मोशन लगा लोगे कि भैया ये तो इधर ही मूव करेगा v वेलोसिटी। यहाँ तो भाई फिक्स है, कंस्ट्रेंट मोशन है, यहाँ तो मैंने फिक्स कर दिया है कि ये इसी में मोशन करेगा, तो तुम्हारे लिए आसान है, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो समराइज कर लेते हैं। आज हमने फिर से कंस्ट्रेंट मोशन देखा, आज हमने सूडो फोर्स देखा, और हमने स्प्रिंग भी देखा। क्या हमने और क्या देखा? सूडो फोर्स देखा, लिफ्ट वाला केस भी देखा हमने, और हमने इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम भी देखा। ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज हमने क्या देखा? रिलेटिव मोशन में कोलिजन देखा। रिलेटिव मोशन, उसका एक और तरीका भी है, और लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या होगा, क्योंकि कल मेरी क्लास थी V4 की, लेकिन अब नहीं है, वेबिनार है, तो हम वो करेंगे। क्लास नोट GAP मॉड्यूल्स एंगेज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोमेंटम और ग्राफ को हम कवर करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। सबके कंपल्सरी ज्वाइन करना।